गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 18 जनवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 18 जनवरी 2024 है, तो आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको जो है हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं जो है आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा और साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके। यहाँ पर जो है इस वाले पोर्शन में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और वो आने वाले टाइम में भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो उनका हम जो है यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला भी आप लोगों के लिए सेशन, तो आपको इसके लिए जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं ना, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो है ना सबसे ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, ताकि जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सभी लोगों को पता रहे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, शेयरिंग का काम करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, जय हिंद जय भारत। तो जय हिंद जय भारत के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्विक रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि रिवाइज नहीं किया तो फिर क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किन्हें, तो संजीव खन्ना को। किन्हें, संजीव खन्ना को किया गया है। वहीं किस राज्य की कदियाल साड़ी को जो है जीआई टैग मिला है। तो पश्चिम बंगाल की बेसिकली जो कदियाल साड़ियां हैं इन्हें जो है अभी जीआई टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीआई टैग, इसे आपको याद रखना है। साथ ही अभी भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है, दिनेश के त्रिपाठी। क्या नाम है, दिनेश के त्रिपाठी, जिन्हें भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं आत्मनिर्भर भारत उत्सव का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल ने, किस राज्यपाल के द्वारा जो है अभी राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो केरला के, तो केरल के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा जो है अभी राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया गया है। इनका नाम क्या है, ये आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कल की वीडियो में ही मैंने जो है आप लोगों से अच्छे से डिटेल किया था और मैंने जो है आप लोगों से कल की वीडियो में ना यहाँ पे जो बेसिकली राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको भी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कल की वीडियो को आप लोग जाके देखिए अच्छे से, ताकि जो है आपका यहाँ से एक आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा किसका, राज्यपाल का है। नेक्स्ट है, किसे जो है अभी विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है, रणधीर जायसवाल है। क्या नाम है, रणधीर जायसवाल, जिन्हें जो है अभी भी विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो तमिलनाडु में किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है तमिलनाडु में। अच्छा बताइए, एक और क्वेश्चन छोटा सा मुझे यहाँ पे याद आ गया है तमिलनाडु के नाम से। तो ये है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे भारत का जो कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे आता है, इस पोर्शन में आता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ तमिलनाडु है और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे केरल आता है ना। तो आपको बताना है कि क्या तमिलनाडु में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या तमिलनाडु में जो पुदुचेरी जो कि हमारा केंद्रीय शासित प्रदेश है, उसके जो जिले हैं, कितने जिले हैं जो कि तमिलनाडु में आते हैं। ये तो पता चल गया आपको कि तमिलनाडु में ही आते हैं, लेकिन कितने जिले जो हैं पुदुचेरी के आपके तमिलनाडु में आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, केरल में भी ना आप लोगों को याद रखना है पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका बेसिकली माहे, ठीक है ना, कौन सा, माहे जो है ना, माहे जिला वो आपका यहाँ पड़ता है केरल में। और ऊपर जाएंगे ना आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश होगा। और आंध्र प्रदेश में कौन सा जो कि पुदुचेरी का जिला है, याद रखिएगा, यमन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको नाम बताने हैं तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कौन जो है फेथ टूरिज्म संगठन के जो है अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम है पुनीत छतवाल। क्या नाम है, पुनीत छतवाल जो है फेथ टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, सिमिलीपाल कई चटनी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीआई टैग, और जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन का आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा।
अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज क्या है, 18 जनवरी 2024 है। तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इनको हम यहाँ पे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभी हाल ही में जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। यानी वो दिवस जब विश्व युद्ध होते हैं, या फिर जो भी आप लोगों को पता है कि अभी युद्ध चल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, और फिलीपींस और किसके बीच में चल रहा है, तो याद रखिएगा फिलीपींस और आपका चल रहा है यहाँ पर इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है। उस बीच में जो भी युद्ध होता है तो उसमें जो मासूम बच्चे होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ना एक दिन मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, आपका 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे, आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है अनाथ बच्चों के द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, और कई तरह के जो है यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन बच्चों को जो है इस बेसिकली उन लोगों के बीच में जो खौफ बैठ जाता है अपने पेरेंट्स के जाने का, और तरह तरह के जो वो लोग घटनाएं देखते हैं, तो इसलिए जो है उन्हें जागरूक किया जाता है। और साथ में ही यहाँ पे जो है उन लोगों के लिए कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इसी के साथ जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको जो है आप लोग यूनिसेफ कहते हैं, इनके अनुसार एक अनाथ जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने मृत्यु के किसी भी कारण से एक या दोनों यानी माता पिता को खो दिया हो। तो इनके द्वारा जो है ना यहाँ पर जो कि बताया गया है यूनिसेफ के द्वारा कि कौन जो है बच्चे कहे जाएंगे, तो 18 वर्ष से जो कम होंगे उन्हीं को जो है बच्चा कहा गया है। उनके द्वारा जो है अगर एक की मृत्यु हो जाए उनके पेरेंट्स में, या फिर दोनों की, तो उनके हिसाब से वो कौन होंगे, अनाथ कहलाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से पॉलिटी का। अच्छा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो कि हमारे आर्टिकल में, किस आर्टिकल में जो है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है क्या फंडामेंटल राइट है उन्हें एजुकेशन को देना, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये कब जोड़ा गया था, ये पहले से था या फिर जोड़ा गया था, अगर जोड़ा गया था इसे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया, तो कब किया गया, ये आपको बताना है। आई होप आप सब जरूर आंसर करेंगे, और आप लोगों ने जो है इतनी पॉलिटी तो पढ़ी रखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बन रही है, तो कहाँ पे बनाया जाएगा, यूएई में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र के लिए भारत पार्क को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें जो है वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के शोरूम और गोदाम भी होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, यूएई। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, यूएई के बारे में। तो यहाँ पे उन क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूएई से रिलेटेड, जो कि भारत और जो कि यूएई के बीच में जो है अभी हाल ही में जो है डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो है सैन्य अभ्यास हुआ था। कहाँ पर, राजस्थान के थार में हुआ था। ये आपको याद रखना है पॉइंट, जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है और कई बार पूछा भी गया है। इस तरह की एक्सरसाइज जो है पूछी भी जाती है, क्योंकि हर साल जो है आयोजित की जाती है। तो भारत और यूएई के बीच में जो है डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है 2024 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, राजस्थान के थार में हुआ है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे यूएई की बात करें, तो यूएई की जो है इसके द्वारा बेसिकली जो साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है, यूएई में किया गया है, ये भी याद रखना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने की बात कही गई है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये यूएई से रिलेटेड है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जो कि संघ है और इसमें जो है जो संघों का गठन है, तो इसमें जो है 7 अमीरातों में से जो है सबसे धनी देशों में आपको संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये भी याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1971 में जो है संयुक्त अरब अमीरात बना था। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है, और मुद्रा क्या है, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। ठीक है, तो दिरहम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो दिरहम क्या है, करेंसी है, कहाँ की, यूएई की करेंसी। अब देखो मैप में एक बार लोकेशन जरूर
देख लिया करो, किसी भी आप लोग कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को दिखा दूं कहाँ पर है यूई। तो ये देखिए यहाँ पर हम जो है बॉर्डर को यहाँ पे पूरे पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये क्या है आपको याद रखना है, ये है यूई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यूई जो है क्या उसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? तो बोलिएगा यस गुजरता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूई के ऊपर से जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर देखिए आप लोग देख पाएंगे ये क्या है, पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ हुरमुज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ईरान और जो है यहाँ पर यूई के बीच में कौन बेसिकली जो है अलग करता है? तो स्ट्रीट ऑफ हुरमुज जो है ये बेसिकली जो है अलग करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। इसी में हम लोग को आपको यहाँ पे क्या देखने की बात आती है कि अबू धाबी कहाँ है? तो अबू धाबी आप लोग जो है यहाँ पे देख पाएंगे। तो क्लियर है ये आप सभी को? कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है, हाल ही में अभी साल 2024 की जो है पहली तिमाही में यहाँ पर अभी जो है विश्व पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो याद रखिएगा कौन रहा है, तो यूएई रहा है। तो यूएई बोलना नहीं है, यूएई जो कि अभी साल 2024 में पहली तिमाही में विश्व पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसके द्वारा हासिल किया गया है? यूएई के द्वारा हासिल किया गया। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में जो है अभी फर्म आर्टन कैपिटल ने वर्ष 2024 के पहले तिमाही में जो है पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है। इस रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग में जो है संयुक्त अरब अमीरात को जो है पासपोर्ट में सबसे ताकतवर पासपोर्ट के रूप में पहला स्थान दिया गया है। वहीं ये जो है यूएई को जो है पासपोर्ट मिला है वो भी याद रखना है, जो कि मोबिलिटी स्कोर जो किया गया इसके द्वारा 180 किया गया है, जो कि सबसे शक्तिशाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी बना है। साथ ही दूसरे स्थान पर कौन कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, यूरोप के कुछ कंट्री हैं जिनका नाम है जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड सहित कई देश हैं। बेसिकली इसमें जो है ना 10 देशों को शामिल किया गया। तो आप मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते हैं, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड है, जिनको जो है अगर इसमें हम बात करें मोबिलिटी की तो इसमें कितनी है 178 के साथ है। वहीं तीसरे स्थान पर जो है इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है? तो स्वीडन है, फिनलैंड है, इसके साथ आता है इसमें लक्समबर्ग और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड शामिल है। ये भी याद रखना है। साथ ही इसमें अगर बात करें हम लोग अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, जो कि भारत के पास जो है पासपोर्ट में वैश्विक रैंक की बात करें तो कितनी आई है 66 रैंक आई है हमारी। तो ये रैंक भी आपको याद रखनी है भारत के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जो है भारतीय पासपोर्ट को जो मोबिलिटी है उसका स्कोर कितना किया गया है 77। तो बहुत इजी है, याद देगा 66 जो हमारी रैंक आई है। अगर हम बात करें इसमें मोबिलिटी की स्कोर की तो वो 77 आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है पासपोर्ट धारक जो है 77 देशों में यात्रा कर सकते हैं, जो कि भारतीय पासपोर्ट धारक जो कि 24 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है साथ में। इसी के साथ जो है आपको ये भी याद रखना है, जो बेसिकली जो ये इंडेक्स आया है इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र में 193 जो देश हैं इसके साथ जो 6 जो अन्य जो कि शासित प्रदेशों के साथ 199 पासपोर्ट देकर जो है इसमें रैंकिंग को निर्धारित किया गया है। यानी कुल अगर बात करें तो कुल कितने देशों के साथ जो है इसमें रैंकिंग को दिखाया गया तो 199 है। अगर संयुक्त राष्ट्र देशों की बात करें तो 193 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ। तो हाल ही में जो है खबरों में रहा मार्कोस क्या है? तो मार्कोस अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या फिर अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों ने जो है मार्कोस नाम जरूर सुना होगा इन दिनों, ठीक है। तो मार्कोस क्या है? तो मार्कोस कमांडोज होते हैं, जो कि कौन है? ये भारतीय नौसेना की बेसिकली जो है एक इकाई होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इंडियन नेवी में जो है मार्कोस कमांडो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, आपको इसके बारे में याद रखना है। आइए बात करते हैं इन्हीं के क्वेश्चंस के बारे में कि बेसिकली मार्कोस क्या है। तो इंडियन नेवी के जो है जो कि मरीन कमांडोज होते हैं, जिसका गठन की बात करें तो 1987 में मार्कोस कमांडो जो कि स्पेशल यूनिटी की इकाई बनाई गई। क्यों बनाई गई? इसका बेसिकली इसका पर्पस क्या था? तो आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का जो आतंक है उसके जो है काफी तेजी से बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए जो है जो कि बेसिकली क्या बनाया गया इंडियन नेवी के द्वारा। याद रखिएगा मार्कोस कमांडो कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया, जो कि क्या है एक स्पेशल यूनिट है।
इसका क्या है, आप लोगों को याद रखना है, ये जो एक स्पेशल फोर्स की तरह काम करते हैं। जब भी अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ती है ना, तो इन लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर ये लोग काम करते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि अगर बोला जाए कि दुश्मनों का अगर जो दूसरा बोला जाए कि अगर दुश्मनों के जो मौत कौन दिखाई देता है, तो मार्कोस कमांडो ही जो है दिखाई देते हैं इनके सामने। तो ये इतने ज्यादा ना इनको ट्रेनिंग दी गई होती है, इतनी कठिन ट्रेनिंग होती है इनकी, कि ये इतने ज्यादा बेसिकली वो रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं हमेशा, और ये कहीं पे भी कभी भी मतलब बेसिकली ऐसे काम करते हैं जैसे कि आंधी आ गई हो। ठीक है, तो इस तरीके की बेसिकली जो है ये मार्कोस कमांडो जो है ऐसे वर्क करते हैं। अगर बात करें मार्कोस की जो ट्रेनिंग होती है अमेरिकी नेवी सिल्स की तरह जो है यहाँ पर कराई जाती है। फिलहाल इसमें कितनी कमांडर हैं, तो 1200 जो है कमांडर मौजूद हैं, और इनका चयन तभी किया जाता है जब बहुत हार्ड यानी कि सबसे कठिन ट्रेनिंग के बाद ही इन लोगों का जो है चुना जाता है। तो ये आपको जो है याद रखना है कब ये बेसिकली बना और कहाँ काम करता है, ये याद रखना है। तो समुद्री लुटेरे जो होते हैं ना, उनके आतंक को काफी कम करने के लिए इनका काम किया जाता है, और आतंकवादी हमले से संबंधित भी इनका काम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 5th नंबर का है, हाल ही में भी किस राज्य के डोगरिया कोंद को जीआई टैग मिला? तो डोगरिया कोंद नाम अजीब है ना, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो डोगरिया कोंद, ठीक है, तो डोगरिया कोंद जीआई टैग जो है किसे दिया गया है? तो उड़ीसा को मिला है। क्यों मिला है? तो ये एक प्रकार का शॉल है जो कि डोगरिया कोंद जो कि एक जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। तो डोगरिया कोंद को जीआई टैग मिला है जो कि क्या है, शॉल है, ये याद रखेंगे। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो उड़ीसा की जो 7 वस्तुओं को जो है जीआई टैग प्राप्त किया गया है। इन नए प्रवेशकों के साथ जो है उड़ीसा में जो है अब जीआई टैग की बात करें तो उत्पादकों की जो कुल संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ठीक है, यानी कि अब से जो 7 ये जो जीआई टैग दिए गए हैं उत्पादकों को, तो कुल मिलाकर उड़ीसा के 25 उत्पादकों को जो है जीआई टैग दे दिया गया है। इस नई वस्तु में कौन कौन से शामिल है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के खजूरी गुड़, ठीक है, इसी के साथ आएगा आपका इसमें डेकल नाल मगजी, सिमली पाल काई चटनी, जो कि मैंने कल को आपको डिटेल में समझाया कि क्या है। तो ये चींटियों से बनाई जाती है, इस बेसिकली जो कि चटनी होती है एक प्रकार की, इसमें प्रोटीन है, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। और ये किस जिले से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए किस किस को याद है। नेक्स्ट यहाँ पे नयागढ़, इसी के साथ इसमें नयागढ़ कटई मुंडी बैगन भी है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। डोगरिया कोंद कढ़ाई साल है, इसी के साथ कोरापुट काला जीरा चावल है, और पेंटिंग को भी शामिल किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 7 याद रखने हैं। 7 बेसिकली इस अभी यानी कि जनवरी का ये बेसिकली पहला ही वीक है, जो कि सेकंड वीक आप लोग का स्टार्ट हो गया है। इसमें जो है अभी 7 उड़ीसा के नए प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। अच्छा बताइए कि जीआई टैग जो है पहली बार किसे दिया गया था और कौन से प्रोडक्ट को दिया गया था? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, तो आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसे जो है पहली बार जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग देने का पर्पस ये होता है कि कोई भी यानी कि पूरे भारत में अगर किसी भी विशेष राज्य या जिला में जो है कोई प्रोडक्ट ऐसा बनता है, उस प्रोडक्ट को ना विशेष रूप से जो है पूरे में फेमस करने के लिए, या फिर फेमस है या फिर वो पहले से ही फेमस है, तो उसको जो है जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि उस जो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट की जगह जो है ना कोई इंसान उस प्रोडक्ट को बनाकर ना बेचे मार्केट में नकली रूप में। ठीक है, तो इसलिए जो है जीआई टैग दे दिया जाता है। इसकी वजह से जो है उस प्रोडक्ट को जो है और अच्छे से जो है नेम फेम मिलने लग जाता है, और वहां का जो लोकल एरिया होता है, इस वजह से जो है वहां पर अच्छे से जो है ग्रो करने लग जाता है। तो जीआई टैग के बारे में इतना याद रखना है। ठीक है, तो जीआई टैग जो है हर किसी न किसी राज्य को दिया जाता है अपने अपने उत्पाद के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो भी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है। तो हाल ही में अभी एनएचपीसी किस राज्य में कप्पा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दिल्ली में जो है अभी एनएचपीसी ने जो गुजरात में छोटा उदयपुर में जो है 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रोजन स्टोर परियोजना में 4000 करोड़ रुपए का निवेश के लिए प्रसिद्ध प्रारंभिक जो है समझौते को कर लिया है। तो
ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कप्पा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो हाल ही में अभी जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किन्हें किया गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है एड्रियन क्रूज। क्या नाम है, एड्रियन क्रूज, जिन्हें जो है अभी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का से जो है सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी। तो 2024 के लिए जो है नए साल में जो है सम्मान की सूची में यूके के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को उत्कृष्ट के लिए योगदान को जो है अभी दिया गया है। इसमें प्रति सम्मान पाने वाले प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज शामिल है, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान में एक अग्रणी व्यक्ति हैं। विशेष रूप से जो है इन्हें बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह की भूमिका में जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है, एड्रियन माइकल क्रूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 8 नंबर का है। तो अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो है 50% से अधिक शिकायतों को किस राज्य में दर्ज किया गया, यानी 50% से अधिक है, यानी 50+ हैं यहाँ पे जो मामले हैं जो कि यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। कई ऐसे मामले होंगे जिन्हें तो अभी दर्ज भी नहीं किया हुआ, यानी कि 50 से कहीं ज्यादा होंगे ये। ठीक है, तो कौन सा राज्य है ये जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश है भाइयों। कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, उत्तर प्रदेश है ये। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो राज्य है जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो है 50% से अधिक जो है यहाँ पे शिकायतों को दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पे कौन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और सेकंड की बात करें दिल्ली है। ठीक है, और सेकंड जो कि थर्ड पे बात करें तो कौन है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है ना। तो फर्स्ट पे आपको याद रखना उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के खिलाफ जो है जो मामले दर्ज कराए गए हैं। सेकंड पर दिल्ली है और थर्ड पे आपको कौन है, महाराष्ट्र है। तो तीनों स्टेट को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9। अब ये 9 क्वेश्चन आया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है ना मैं आप लोग को यहाँ पे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के बारे में जो है ना अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगी। यहाँ से जो है आप लोगों का आर्टिकल जो कि उपराष्ट्रपति वाला जो आर्टिकल है वहां से कई बार क्वेश्चन बने हैं, वो क्वेश्चन जो है ना नहीं जाने दूंगी आप लोगों के यहाँ से 1 नंबर। तो अच्छे से सुनिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए हाल ही में जो है भी एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का जो है उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। तो जो कि हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं, तो ये भी याद रखिएगा 14 नंबर के हैं। चलो इससे पहले तो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इससे पहले कौन थे। ठीक है, तो जो कि 13 नंबर के उपराष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताया है। तो जगदीप धनखड़ जो कि कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा जो है भी एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, देखिए परिचय की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कोई भी जो कि उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी कि सभापति बन जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति सदन के प्रतिष्ठित और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है। तो ये आपसे ना पॉइंट में ना जो कि ऑप्शंस को जो कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, तो ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। अगर बात करें यहाँ पे आर्टिकल की, तो आर्टिकल 24 में जो है प्रावधान दिया गया है, किसके बारे में आर्टिकल कहता है, तो ये कहता है आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ये आर्टिकल कौन कहता है, 64 कहता है, 64 कहता है। संविधान के अनुच्छेद 89 की बात करें, इसमें सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान भी दिया गया। कौन से आर्टिकल में, 89 में दिया गया है। अगर हम शक्ति और कार्य की बात करें यहाँ पे, तो राज्यसभा के जो सभापति जो होते हैं यानी कोरम, जो कि गण पूर्ति न होने की स्थिति में सदन को जो है स्थगित करने और उसकी बैठक को स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। किन्हें, तो ये भी आपको याद रखना है, सभापति को। साथ ही संविधान की जो अनुसूची है जो कि आपको याद रखना है, शेड्यूल जो 10 है, इसमें जो है सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार भी देती है। तो यहाँ पे उन पॉइंटों को डिस्कस किया है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में, उन सभी पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि आप लोगों के कई बार डाउट भी होते हैं, तो उसे जो है क्लियर करके जरूर जाएगा। यहाँ से आपका जो है ना एक आर्टिकल कंप्लीट हो रहा है ये, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जी जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है इनका, यानी कि पहले की अगर बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च प्रथम पद कौन सा होता है या फिर प्रथम नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। सेकंड कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अगर बात करेंगे कार्यकाल की तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकार के रूप में दूसरा कोई जो है यहाँ पर पद को ग्रहण ना कर ले तब तक। उपराष्ट्रपति जो कि भारत के राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि उपराष्ट्रपति जो है किसको अपना त्याग पत्र देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति जो कि राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, उसे जो है उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किया होना चाहिए और साथ ही लोकसभा की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। तो पॉइंट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को, ठीक है, नोट करना है आपको इसमें। इस परियोजना के समय जो है कम से कम 14 दिन तक का नोटिस भी देना चाहिए कि भाई आपको जो है हटाया जा रहा है, ठीक है। तो 14 दिन पहले उसे जो है नोटिस देना पड़ेगा आप लोगों को कि आपको हटाया जा रहा है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यों की जो है परिषद यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उसके पास जो है कोई अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए किसी को उपराष्ट्रपति अगर बनना है, तो सबसे पहली बात यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी के साथ 35 वर्ष जो है उनकी आयु पूरी हो जानी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट होने चाहिए और इसके साथ जो है कि कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या थी, क्वालिफिकेशन थी उपराष्ट्रपति की। इसी के साथ निर्वाचन मंडल की बात कर लें, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो भारत की जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कौन सा है, 66 आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन है, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये तीनों के द्वारा जो है बेसिकली चुनाव निर्वाचन मंडल बनता है, आर्टिकल 66 ऐसा कहता है करने के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है उपराष्ट्रपति को जो है चुना जाता है। तो ये तो बात रही उपराष्ट्रपति के बारे में। आपको इस सब के बारे में कैसा लगा पढ़ के आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में वर्तमान समय में कुल कितनी सीटें हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके लिए ना क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड मैंने एक सोचा कि एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए करा लिया जाए। तो देखिए क्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि ये क्वेश्चन है 2013 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जो है मैंने अच्छे से आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। तो क्या है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्या, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता का अधिकार होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है या फिर कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही है, जल्दी से आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से आपको रीड करना है, समझना है और फिर आपको आंसर करना है। तो मैं बताऊं आप लोगों को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपको ये वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है। हाल ही में कौन जो है एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं। इनका नाम है श्री विकासशील। क्या नाम है, श्री विकासशील को जो है अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इनको याद रखना है, श्री विकासशील जिन्हें जो है जो कि बहुत अनुभवी हैं, इन्हें जो है अब मनीला के जो है एशियाई विकास बैंक के जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे बात करूं ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और बन गया आप लोगों के लिए। मनीला जो है किसकी कैपिटल है, चलो मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पर फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि
तो देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में। यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम पे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हिस्ट्री के वो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो अभी जो है आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है आगा खां, जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1906 की बात करें, यहाँ पे वर्ष 1906 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, वर्ष 1906 में जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कराची में हुआ था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, वर्ष 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 आपको याद रखना है 1906 में तो जो है यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन होता है। और स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है मार्ले मुंटो सुधार बिल पारित किया गया था कब? 1909 में जो है पारित किया गया था। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट है वर्ष 1909 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है व्यवस्था की गई थी। किसकी? तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है इसमें व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1908 में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो कि एक लंदन में शाखा को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो ये भी याद रखेंगे, अमीर अली की अध्यक्षता में जो है भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा लंदन में भी एक शाखा को स्थापित किया गया था वर्ष 1908 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में जो है दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कौन? कलकत्ता। तो कलकत्ता जो है दिल्ली से पहले जो है ब्रिटिश काल में राजधानी थी। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो ये याद रखिएगा, 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1912 में। वर्ष 1912 में जब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, यानी कि 1912 में, उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो इनका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है ना। तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो है ये कौन थे? आपको याद रखना है, भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ कब? वर्ष 1912 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये जो सारे जो क्वेश्चन है ना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना आप लोग, और अच्छे से जो है किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बाय बाय गाइस एंड हैव अ नाइस डे।